चलिए, तो उर्दू के वन शॉट सीरीज के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। इसके में से पहले के 3 वीडियो में हमने देखा, फर्स्ट वीडियो ये था कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले। इसके पहले वीडियो में हमने ये बात किया कि हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके दूसरे वीडियो में हमने देखा कि आखिर किसी भी शेर का, यानी दुनिया का कोई भी शेर दिया हो उसका तस्रीह करने कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमने ट्रिक देखा। यानी उस ट्रिक के माध्यम से दुनिया का कोई भी शेर हो उसका हम लोग तस्रीह कर सकते हैं। ये आपके बोर्ड में टोटल 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का पूछता है। यानी पार्ट 2 देखने के बाद कंफर्म है, 100% गारंटी है कि आपका बोर्ड में 4 मार्क्स नहीं छूटने वाला है। इसके थर्ड वीडियो में हमने देखा कि अक्तवास की तलखीस कैसे करेंगे। अक्तवास की तलखीस आपके बोर्ड में सेक्शन नंबर बी के क्वेश्चन नंबर 7 में पूछता है और इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। तो इस ऑप्शन नंबर 1 में यानी अक्तवास की तलखीस करना हम लोग सीख गए थे, यानी इसका भी हम लोग ट्रिक देखे थे। ये दुनिया का कोई भी अक्तवास यानी कोई भी कहानी दिया हो उसका तलखीस हम लोग कैसे करेंगे। ये बोर्ड में आपका टोटल 4 मार्क्स का ये भी पूछता है। यानी दूसरा वीडियो से भी 4 मार्क्स और तीसरे वीडियो से भी 4 मार्क्स, यानी 100% गारंटी है कि दोनों वीडियो को देखने के बाद बोर्ड में आपका 8 नंबर नहीं छूटेगा। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मजमून कैसे लिखते हैं, यानी मजमून क्या होता है, कैसे लिखेंगे और ये आपके बोर्ड में कितने नंबर का पूछता है। तो सेक्शन बी का ये पहला नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, यानी आपके बिहार बोर्ड 12 में ये पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे कि दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखें। इसमें 4 ऑप्शन होंगे और उसी 4 ऑप्शन में से किसी एक का आपको मजमून लिखना है। ये टोटल 8 मार्क्स का रहने वाला है। यानी पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ना था, क्या क्या छोड़ना है वो सीखा हमने। दूसरी वीडियो में हमने शेर की तस्रीह, तीसरी वीडियो में हमने देखा कि किसी भी अक्तबास की तलखीस हम लोग कैसे करेंगे। ये चौथा वीडियो है मजमून का। ये टोटल 8 मार्क्स, यानी 4 4 8 8 8 16, यानी ये तीनों वीडियो देखने के बाद 16 मार्क्स आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं मजमून को। तो सवाल उठता है कि मजमून आखिर होता क्या है। तो मजमून को हिंदी में निबंध कहते हैं और मजमून को इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। मजमून क्या होता है, तो किसी भी एक मौजू पर पूरी तफसीलियात बयान करना, यानी शुरू से लेके एंडिंग तक बयान करना, यानी एक पैरा बना स्टेप बाय स्टेप लिखना ही क्या कहलाता है, मजमून कहलाता है। अब ऐसा नहीं कि हम लिख रहे हैं, जैसे मौजू दिया कि महात्मा गांधी पे मजमून लिखे, तो अब महात्मा गांधी पे मजमून लिखना है तो पहले ऐसे नहीं लिख देंगे कि महात्मा गांधी का इंतकाल, सीधा इंतकाल पे ही आएंगे, नहीं। सबसे पहले आएंगे कि महात्मा गांधी कौन थे, उनके वालिद का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, महात्मा गांधी करते क्या थे, उनका जैसे हमारे देश के लिए वो क्या किए, उनका मौजू क्या था। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करते, यानी एक हर मौजू, यानी मौजू लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि स्टार्ट किया सीधे लिख दी कि महात्मा गांधी का इंतकाल इतनी तारीख को हुई, फिर महात्मा गांधी वो पैदा हुए, महात्मा गांधी हमारे देश में ये काम किए, यानी उनका क्या, हमारे देश में क्या क्या उनका कार्य रहा, यानी उनके कार्य करने का तरीका क्या था। और फिर उसके बाद नहीं लिखने का मौजू, ये मजमून लिखने का मौजू ये होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर मजमून लिखते कैसे, तो उसके लिए कुछ ट्रिक है, उसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग मजमून लिखना सीखेंगे। हम लोग ने मजमून को 3 हिस्से में बांटा है। पहला हम लोग ये देखेंगे कि मौसम, यानी मौसम से रिलेटेड, यानी जितने भी मौसम है उस पर हम लोग मजमून कैसे लिखेंगे। और मजमून को दूसरे हिस्से में हमने बांटा है कि मशीन, यानी जितने भी मशीन से रिलेटेड सामान है, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उस पर मजमून हम लोग कैसे लिखेंगे। और थर्ड में देखेंगे हम लोग कि त्यौहार, जितने भी त्यौहार है, यानी जितने भी फेस्टिवल है उस पर मजमून हम लोग कैसे लिखेंगे। यानी एक एक पे हम लोग मजमून लिखेंगे और उसी पैरा पे, यानी सेम वैसा ही जितना उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मौसम में हमने बांटा है सर्दी को, गर्मी को और बरसात को, यानी सर्दी पे जैसा मजमून हम लोग लिखेंगे वैसा ही गर्मी पे लिखेंगे, वैसा ही बरसात पे लिखेंगे। आइए अगला है मशीन, यानी जिस तरीके से हम लोग इंटरनेट पे लिखेंगे मजमून, उसी तरीके से हम लोग टेलीविजन पे लिखेंगे, उसी तरीके से हम लोग व्हाट्सएप पे लिखेंगे, उसी तरीके से हम लोग फेसबुक पे लिखेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग लिखने वाले कैसे हैं, यानी आखिर इसको लिखा कैसे जाएगा। यानी हम लोग एक को लिखना सीखेंगे, अब बाकी अगर वैसा उससे रिलेटेड जो भी आएगा उसको उसी तरीके से लिखने का कोशिश करेंगे। आइए फेस्टिवल पे जैसे हम लोग ईद के बारे में लिख देंगे, ईद के बारे में सारी जानकारी हासिल करके उसका एक मजमून लिख देंगे। और जिस तरीके से ईद का मजमून लिखेंगे उसी तरीके से बकरीद का, मुहर्रम का, होली का और दिवाली का। आइए तो हम लोग देखते हैं ट्रिक को कि आखिर इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे किसी भी मजमून को लिखेंगे। तो ट्रिक कहता है कि सबसे पहले कि कोई एक मौजू को ढूंढ करके उसके बारे में सोचिए, वो क्या है, वो क्यों है, वो कैसे है, वो कब हुआ, वो कहाँ हुआ, उसका फायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है। तो हर मौजू पे, जैसे मौसम है, मशीन है और त्यौहार है, तो हर मौजू का, यानी जितना भी ये सब मौजू है, ये मौजू दिया यानी हेडलाइन दिया, या इसको उन्वान कह सकते हैं। यानी हर उन्वान का फायदा और नुकसान नहीं होता है। तो अगर किस उन्वान पे, यानी हम लोग सीजन, यानी मौसम का नुकसान होता है कि नहीं होता है, मशीन का नुकसान होता है कि नहीं होता है, त्यौहार का नुकसान होता है कि नहीं होता है। तो आइए और भी आसान बना दिया यहाँ पे कि जितना भी फायदा है ना, फायदा और नुकसान केवल मौसम और मशीन का होता है।
फायदा और नुकसान मौसम और मशीन का होता है, त्योहार का कोई नुकसान या फायदा नहीं होता है। हाँ, त्योहार के बहुत सारे फायदे हैं, यानी आपको जो समझ में आए, लेकिन शॉर्टकट में सिर्फ इतना से याद रखिएगा कि त्योहार का ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। फायदा बहुत सारे हैं, इसके नुकसान ना के बराबर है। यानी अगर आपको आया समझ में, जैसे जो भी आपको समझ में आया कि सर इस त्योहार के ये नुकसानात हैं, ये फायदे हैं, तो वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि अगर ईद के बारे में पूछे कि अगर ईद पे हमारा उन्वानात रहेगा ईद, और बोले ईद पे मजमून लिख के दिखाइए, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ईद क्या है, ईद क्यों मनाया जाता है, ईद कैसे मनाया जाता है, ईद कब मनाया जाता है और ईद कहाँ मनाया जाता है। उसके बाद मान ले बकरीद है, तो मुझे कहिएगा बकरीद क्या है, बकरीद क्यों मनाया जाता है, बकरीद कैसे मनाया जाता है, बकरीद कब मनाया जाता है, बकरीद कहाँ मनाया जाता है। ऐसा नहीं ये बोर्ड में जाके ऐसे लिखना, ये अपने माइंड से क्वेश्चन पूछना है, और इसी पैरे पे यानी एक अगर इसको समझे ना, इस फर्मा को अप्लाई कीजिएगा ना, तो स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे तरीके का मजमून लिख के तैयार हो जाएगा। यानी आपको यही ट्रिक अपनाना है, और दुनिया का कोई भी मजमून हो, या हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, इसी ट्रिक के माध्यम से आप दुनिया का कोई भी मजमून या निबंध या ऐसे लिख सकते हो। जैसे आते हैं मौसम पे, जैसे खुद से क्वेश्चन करिएगा, सर्दी, यानी हमारा उन्वान मिला, मौजू मिला, सर्दी पे हमको मजमून लिखना है, तो हम लोग सवाल करेंगे खुद से कि सर्दी क्या है। तो हमारे माइंड खुद कहेगा कि सर्दी एक हमारे हिंदुस्तानी आइन में एक मौसम है जिसका नाम सर्दी है। अब ये आपको ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि सर्दी में क्या होता है, कि सर्दी में बरसात होती कि नहीं होती है, सर्दी में आदमी क्या करता है। अब आइए उसके बाद है मान लें गर्मी, तो गर्मी है, तो गर्मी पे सवाल करेंगे कि गर्मी क्या है, गर्मी क्यों होता है, गर्मी कैसे होता है, गर्मी कब आता है, यानी किस महीने में आता है, गर्मी कहाँ आता है, गर्मी के क्या क्या फायदे हैं, गर्मी के क्या क्या नुकसान है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। तो एक बार और बता देते हैं कि आखिर हम लोग पढ़े क्या क्या अभी तक। तो ये आपके बोर्ड में पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा, और इसमें 4 उन्वानात रहेंगे, उन चारों उन्वानात में से किसी एक का जवाब देना है, और उस चारों में से किसी एक का जवाब देने पे आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। मजमून को हमने 3 हिस्से में बांटा, पहले बांटा मौसम, मशीन और त्योहार। हम सब एक तीनों में से एक एक को लिख के बता देंगे आपको, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसी तरह जितना भी उन्मानात है, किसी एक उन्मानात का लिख करके और उसमें ढेर सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, अगर इंटरनेट, टेलीविजन, व्हाट्सएप, फेसबुक के बारे में और जानकारी हासिल करना है, तो इसके लिए क्वेश्चन बैंक को रेफरेंस कर सकते हो, क्योंकि सब क्वेश्चन बैंक में हर सवाल पूछ चुका है। यानी ये सब वैसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में पूछ चुका है। तो यानी ये सब पे रिसर्च करके, यानी वहां से रीड करके वहां से बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हो, और वैसे भी इस सभी के बारे में खुद आपको भी बहुत सारी जानकारी होगी। तो सुनिए, ईद आपको मनाया जाता है इस्लामी तारीख के 10वें महीने में। इस्लामी तारीख के 10वें महीने सवाल के पहली तारीख को मनाया जाता है। बकरा ईद ये इस्लामी तारीख के 12वां महीना यानी 10 जिलहिज्जा, इस्लामी तारीख का आखिरी महीना होता है जिलहिज्जा, यानी 10 जिलहिज्जा को बकरा ईद मनाया जाता है। मुहर्रम इस्लामी तारीख का पहला महीना है। दिवाली है, इसके बारे में आप जो जानते हैं, पहले ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा, उसके बाद मजमून लिखने बैठिएगा, और तब खुद से सवाल कीजिएगा कि आखिर ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये कब होता है, कहाँ होता है, फायदा किस किस का है, नुकसान किस किस का है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आ गया होगा समझ में। यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट जी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो ट्रिक को और जो वो 3 मौजूद था उसको उतार ली होइएगा। चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। हमने लिखा है ईद पे मजमून। इसे देखने के बाद, इसे पढ़ने के बाद आपको भी जैसे अनुमान हो जाएगा कि हम लोग लिखेंगे कैसे, यानी आपको भी पता चल जाएगा कि अगर कोई दूसरा मौजूद है तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो मैंने उसी ट्रिक को अपना करके क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ और फायदा नुकसान को अपना करके इस मजमून को लिखा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या गया है। आइए, तो मौजू हमारा है ईद। तो आप सवाल उठता है कि हमने अपने माइंड से पूछा, यानी उस ट्रिक को अपनाया और पूछा कि ईद क्या है। तो मेरे माइंड ने जवाब दिया, सर ईद मुसलमानों के अहम त्योहारों में से एक है। मैंने कहा ईद क्या है, तो उसने कहा ईद मुसलमानों के अहम त्योहारों में से एक है। या आप किसी से भी सवाल करिएगा ना कि ईद क्या है, तो कहिएगा सर ईद मुसलमान का त्योहार है। क्या किसी और धर्म का ईद त्योहार थोड़े है, ईद मुसलमानों का त्योहार है। तो उसने कहा ईद क्या है, तो मैंने जवाब दिया ईद मुसलमानों के अहम त्योहारों में से एक है। ये रमजान के 30 रोजे के मुकम्मल होने की खुशी में मनाते हैं। दूसरा है, ये इस्लामी तारीख की सवाल महीने की पहली तारीख को ये त्योहार मनाया जाता है। तो मैंने उससे पूछा ईद क्या है, तो उसने कहा ईद मुसलमानों का त्योहार है। मैंने उससे पूछा ईद क्यों मनाया जाता है, तो उसने कहा ईद ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रमजान के 30 रोजे मुकम्मल होने की खुशी में ईद मनाया जाता है। उसके बाद उसने कहा ये इस्लामी तारीख के किसने महीने में मनाया जाता है, तो ये इस्लामी तारीख के सवाल महीने की पहली तारीख को ये मनाया जाता है। आइए फिर कहता है 29 या 30 रमजान की शाम को जब ईद का चांद
नजर आता है तो इसी वक्त से रमजान का महीना खत्म हो जाता है और इसी वक्त से ईद की खुशी की तैयारी शुरू हो जाती है। यानी जब हम लोग पहले ये था कि ईद मुसलमानों का एक त्यौहार है और ये रमजान के 30 रोजे की मुकम्मल होने की खुशी में मनाया जाता है। ये इस्लामी तारीख के सवाल महीने की पहली तारीख को ये त्यौहार मनाया जाता है। जब 29 या 30 रोज रमजान के मुकम्मल हो जाने के बाद रमजान की शाम को जब ईद का चांद नजर आता है तो इसी वक्त से रमजान का महीना खत्म हो जाता है और इसी वक्त से ईद की खुशी की तैयारी शुरू हो जाती है। तो ये मैंने 3 पैरा में मैंने बस क्या क्यों कब कैसे करके क्या क्यों और कब करके इतने सारे पॉइंट बनाए। आप चाहो तो और पॉइंट बना सकते हो, यानी अपने मन से जोर जोर के और लंबा कर सकते हो। मैंने दूसरे पैरे में लिखा सवाल किया खुद से कि ईद कैसे मनाया जाता है और ईद कहाँ मनाया जाता है। तो मैंने कैसे और कहाँ को एक साथ लिखा। अब बोलिए ना, अगर क्या को अलग लिखते, क्यों को अलग लिखते, हर जैसे पैरा अलग अलग बनाते तो पैराग्राफ ज्यादा चेंज करना भी अच्छा नहीं लगता है ना। इसलिए मैंने 3 पैरे में सोचा, 3 पैरे में कोशिश किया कि 3 पैरे में मैंने इसको बांटा है। क्या क्यों कब को एक साथ रखा, कैसे और कहाँ को एक साथ, फायदा और नुकसान को एक साथ रखा। तो मुझे इसमें नुकसान तो कुछ नजर नहीं आया, इसलिए मैंने इसका नुकसान नहीं लिखा है। आइए, अब कहता है कैसे और कहाँ। तो सवाल है ईद कैसे मनाया जाता है और ईद कहाँ मनाया जाता है। तो इसे पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ईद कैसे और कहाँ मनाया जाता है। कल होकर ईद के दिन तमाम मुसलमान गुस्ल करते हैं, कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, सेवैया खाते हैं और ईदगाह जाते हैं। ईदगाह में जमात के साथ 2 रकात ईद की वाजिब नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद इमाम खुतबा देते हैं। खुतबा के बाद तमाम लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं और गले मिलते हैं और अपने अपने घर लौट आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे और कहाँ। तो कैसे मनाया जाता है, यानी मुसलमान क्या करते हैं, गुस्ल करते हैं, अदरक खुशबू लगाते हैं, सेवैया खाते हैं, फाइनल ईदगाह जाते हैं। और कहाँ मनाया जाता है, तो यहाँ ईदगाह में जमात के साथ 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि कैसे और कहाँ भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि आखिर इसके फायदे क्या है। यानी ईद के दिन सबसे ज्यादा खुश कौन होते हैं, ईद का सबसे ज्यादा फायदा किनको पहुंचता है। ईद के दिन ईदगाह के पास मेला लगता है। तो ईद के दिन ईदगाह के पास मेला लगता है, तो मेला लगाने वाले मजदूर को इससे सबसे ज्यादा फायदा है। बच्चे इस मेले से ढेर सारी खाने और खेलने के सामान खरीदते हैं। ईद के दिन बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो सबसे पहला फायदा हुआ उनको, जो लोग मेला में सामान बेचते हैं। दूसरा फायदा बच्चे को है, बच्चे क्योंकि इस दिन ज्यादा खुशी होते हैं अपने वालिदैन से ईदी लेकर ईदगाह के अंदर ढेर सारी खिलौने और मिठाई खाने और खेलने का सामान खरीदते हैं, उसका खुश होते हैं। इस दिन लोगों की दुश्मनी खत्म हो जाती है। लोगों से दुश्मनी खत्म हो जाने से मुतालिक ये बात है कि जैसे हमारे इस्लाम में ऐसा है कि ईदगाह जाने से पहले ईदगाह पे वही लोग दाखिल हो सकते हैं जिन लोगों ने 30 रोजा रखा हो, और वो लोग जाएं। यानी ईदगाह की नमाज आपकी मुकम्मल तभी होगी, यानी इसका सवाब आपको तभी मिलेगा जब आप लोग अपनी दुश्मनी को खत्म करके जाए, यानी सदका जारिया करके जाए। यानी ईदगाह पे जाने से पहले आपको सदका जारिया भी करना पड़ता है और आप अपनी सारी दुश्मनी को घर से ही दूर करके जाएं। तो वही कहता है कि इस दिन लोगों की दुश्मनी खत्म हो जाती है। जो लोग खुशहाल हैं इन पर ईद के मौके से सदका फित्र देना वाजिब है। और सदका फित्र गरीबों को दिया जाता है ताकि वह भी ईद की खुशी में हमारे साथ शामिल हो सके। तो इसमें सबसे पहला फायदा हुआ क्योंकि इस दिन ईद के दिन बच्चे ज्यादा खुश होते हैं। दूसरा फायदा ये हुआ कि ईद के दिन जो मजदूर मेला लगाते हैं या मेला में सामान बेचते हैं, खिलौने बेचते हैं, उनको फायदा हुआ। दूसरा ये उन गरीबों को फायदा हुआ जिनको हम लोग सदका फित्र अदा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ गया होगा समझ में। मेरे पास लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए टाइम की दिक्कत होते हुए आप लोग क्वेश्चन बैंक से दूसरा मौजू पर, यानी या तो आप अपने माइंड से लिख लो या लिख करके क्वेश्चन बैंक से मिलाना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में सारा सॉल्यूशन जितने भी टॉपिक है इन टॉपिक पे जरूर है कि जैसे मौसम पे हर किसी ना किसी टॉपिक पे क्वेश्चन बैंक में आंसर क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप लोग जाइए क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, अगर आ गया होगा समझ में तो खुद से भी आप लिख सकते हो, या क्वेश्चन बैंक में जाइए, आप क्वेश्चन बैंक के आंसर को देख सकते हैं और वहां से भी अपना कुछ पॉइंट वहां से उठा लीजिए और कुछ ट्रिक से दोनों को मिला करके
फाइनल एक मजमून को तैयार कीजिए और ऐसा ही कुछ नहीं करना, बस ऐसा ही बोर्ड में जाकर लिख देना। कंफर्म है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 8 मार्क्स क्लियर हो गया होगा। मुझसे गलती क्या हो गई कि मैंने पार्ट 1 में सही बताया, सिलेबस बताया, पार्ट 2 में शेर की तशरीह बताया, मैंने पार्ट 3 में गलती से बता दिया था अक्तबास की तशरीह, लेकिन मैंने पार्ट 3 में वीडियो जो रिकॉर्ड किया है इबारात की तलखीश में, हाँ ये सही था कि सिलेबस में ये बताया क्या क्या पढ़ना है, तशरीह में 4 मार्क्स मिले, इबारात की तलखीश में 4 मार्क्स मिले। ये सही था कि 4 4 8, यहाँ से 8 और यहाँ से 8, टोटल 16 मार्क्स। यानी इन तीनों वीडियो को, इन चारों वीडियो को देखने के बाद आपके 16 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ गया होगा समझ में। आप वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी बताएं और यहाँ से वीडियो का फायदा उठाएं और कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज के साथ।